हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बीजगणित या अलजेब्रा में बहुपद या फिर पॉलिनोमियल्स के विषय में। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इसी विषय पर हमारा ये कॉन्सेप्ट आधारित है। तो जैसे कि आप हमारे वीडियोज में देख चुके हो कि जब भी दो या दो से अधिक चर या अचर राशियों के बीच में एक या एक से अधिक गणितीय संक्रियाएँ होती है, ऑपरेशंस होता है, तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है, वो व्यंजक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। रही बात बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो ख्याल रखिएगा बहुपद के प्रकारों की अगर बात करोगे तो बहुपद का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। जैसे तो पहला आधार हो जाएगा चर बहुपद और अचर बहुपद। ठीक है, तो चर बहुपद किसको कहोगे, तो नहीं वह बहुपद है जिसमें कम से कम एक सार्थक चर राशि उपस्थित हो, वैसे बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, चर बहुपद कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो 7x। इस बहुपद में क्या देख रहे हो, तो सबसे पहले तो आप कन्फर्म हो जाओगे कि x का घात कुछ नहीं मतलब 1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या के रूप में है, तो इस अर्थ में ये बहुपद है। और इस बहुपद में एक चर राशि आई हुई है x और उसका घात 1 देख रहे हो। ठीक है, अब इसमें से x को हम लोग किसी भी अर्थ में अलग नहीं कर सकते हैं। अगर इस x को हटा देंगे हम लोग तो फिर संबंधित बहुपद का जो मान होगा वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। 7x का बहुपद 7x नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग 7x के रूप में ही लिखेंगे, x को गायब नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुपद हो गया चर बहुपद। उस प्रकार से एक बहुपद x y z ले ले। ठीक है, इसमें देखिए चर राशियां आई हुई है, इसमें से किसी भी चर राशि को आप गायब नहीं कर सकते हो, तो उस स्थिति में ये भी क्या हो गया, चर बहुपद है। अब रही बात अचर बहुपद किसको कहोगे, तो ऐसा बहुपद जिसमें एक भी सार्थक चर राशि नहीं आई हो, तो वैसी संख्या को हम लोग अचर बहुपद के नाम से जानते हैं। जैसे जितनी सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं जिसमें चर राशियां प्रयुक्त नहीं हुई, जैसे यहाँ पर उदाहरण में हम लोग लिया था, कितने लिए थे, 78। तो 78 क्या है, मूलतः एक अचर बहुपद है। कैसे, इसमें अगर कोई विद्यार्थी कह देंगे p लगा देंगे, q लगा देंगे, r लगा देंगे, तो 78 के बगल में p q r आप नहीं लगा सकते हो। ऐसा किए जाने पर इसका मान बदल जाएगा। तो 78 का मान ज्यों का त्यों रहे और बगल में हम PQR भी लिख देंगे, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो आपको अगर PQR लिखना है तो आपको P का घात शून्य के रूप में, Q का घात भी शून्य के रूप में और R का घात भी शून्य के रूप में लिखना होगा। तब जाके 78 का मान भी चेंजिंग नहीं होगा और आपको बगल में चर राशियां भी दिखने लगेगी। लेकिन ये सारी की सारी चर राशियां क्या है, निरर्थक चर राशि है। आप इसको यहाँ पर रख नहीं सकते हो, है ना। इसको रखना और नहीं रखना बात बराबर है, समझ पा रहे हैं। तो इस अर्थ में यह क्या हो जाएगा, चर नहीं, ये बहुपद क्या होगा, अचर बहुपद कहलाएगा। और ऊपर के दोनों उदाहरण वे क्या हो गए, चर बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब कोई विद्यार्थी कह देंगे जैसे √3 कर देंगे, तो √3 कैसा बहुपद है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि घातांक करने के नियम अनुसार 3 के ऊपर से जब रूट का चिन्ह हटा देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, 3 का जो पावर होगा वह 1/2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 3 का पावर हो जाएगा 1/2। तो 3 का पावर जब 1/2 हो जाएगा तो उस अर्थ में क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे, 3 का पावर जब 1/2 हो जाएगा तो इसमें तो कोई सार्थक चर राशि आई नहीं है। तो अगर कहोगे कि हम लोग इसमें कोई सार्थक चर राशि नहीं आई तो हम अपने तरफ से चर राशियां डाल देंगे, तो आप चर राशियां तो डाल सकते हो, लेकिन चर राशि का घात होगा वो हमेशा शून्य होगा। तो इसमें 3 का पावर 1/2, p का पावर 0 लिखना पड़ेगा। तो उसमें देखोगे चर राशि p का जो घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या 0 के रूप में है। तो इस हालत में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बहुपद कर सकते हैं। लेकिन ये कैसा बहुपद है, तो ये बहुपद जो है अचर बहुपद है, ये चर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें आई हुई जो p का पावर 0 नाम का जो है चर राशि देख रहे हो उसको लिखना और नहीं लिखना बात बराबर की है। ठीक है, तो ये हो गया चर बहुपद और अचर बहुपद के रूप में बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का एक दूसरा वर्गीकरण हो सकता है, तो बहुपद का दूसरा वर्गीकरण कैसे होगा, तो बहुपद का जो दूसरा वर्गीकरण होता है वो उसमें आई हुई चर राशि या सार्थक चर राशियों की संख्या पर आधारित है। यानी किसी एक बहुपद में जितनी संख्या में सार्थक चर राशियां आती है उसके आधार पर भी हम लोग बहुपद का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर का जो बहुपद हम लोग देखें, तो पहला बहुपद जो एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हो उसमें कितने प्रकार की सार्थक चर राशि आई है, हम कितने प्रकार की बोल रहे हैं। तो पूरे बहुपद पर गौर करोगे तो उसमें सार्थक चर राशियों की संख्या है x, y और कोई विद्यार्थी कह देंगे m। तो जरा रुकिए, आप x, y और m यहाँ पर 3 प्रकार की सार्थक चर राशि नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें x
को आप गायब तो नहीं कर सकते हो, y को इसमें गायब नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें m को गायब किया जा सकता है, क्योंकि m का पावर जो शून्य है वो केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया है। अगर इसमें हम लोग m का पावर 0 को हटा देंगे तो इस बहुपद 9 पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यानी m का पावर 0 को लिखना और नहीं लिखना दोनों ही बात बराबर है। तो इस अर्थ में अगर देखेंगे, पूरे व्यंजक पर गौर करेंगे तो कितने प्रकार की सार्थक चर राशियां आई है? 2 प्रकार की सार्थक चर राशियां आई है। और वे 2 प्रकार की सार्थक चर राशियां कौन कौन सी है? तो पहला हो गया x और दूसरा हो गया y। तो इसको बोलना है 2 चरों में बहुपद, 2 चरों में बहुपद है। दूसरे प्रकार की जो व्यंजक देख रहे हो या दूसरे प्रकार के जो बहुपद देख रहे हो उसमें आई हुई सार्थक चर राशियां कितनी हैं? तो याद रखिएगा, इसमें x आई है, y आया है, z आया है और किसी प्रकार की अन्य चर राशि नहीं आई है। तो इसको हम लोग 3 चरों में बहुपद कहेंगे, 3 चरों में बहुपद। ठीक है। आप कहोगे तीसरा नंबर का एग्जाम्पल में क्या कहें? तो तीसरे नंबर में एक प्रकार की सार्थक चर राशि x आई है, तो इसको एक चर में बहुपद कहेंगे। अब चौथे सवाल में क्या कहेंगे? तो चौथे सवाल में देखिए ये तो बहुपद ही नहीं है, व्यंजक है। हाँ, तो अगर कोई कह देंगे ये कितने चरों में व्यंजक है, तो चरों में व्यंजक की बात करोगे तो इसमें x, y और z 3 प्रकार की चर राशि प्रयुक्त हुई है। अब कोई कह देंगे नहीं, यहाँ x 2 बार आया है, y 2 बार आया है, तो 2 बार आए या 10 बार आए उसको देखना नहीं है, कितने प्रकार की चर राशियां प्रयुक्त हुई है, सार्थक चर राशियां। तो इसमें सार्थक चर राशियां 3 है, x, y और z। तो इस वजह से हम लोग इस व्यंजक को 3 चर वाला व्यंजक कह सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग 3 चर वाला बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है। अब कोई कह देंगे 78 को कैसा बहुपद कहेंगे? तो 78 में आई हुई चर राशियां या सार्थक चर राशियां एक भी नहीं है, तो उस स्थिति में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? p का पावर 0 लिखो ना लिखो बात बराबर की है। तो कहने का मतलब है इसमें सार्थक चर राशियां एक भी नहीं है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अचर बहुपद बोलेंगे। ठीक है। तो चर बहुपद और अचर बहुपद के रूप में इसका नामकरण हो गया। और चरों की संख्या के आधार पर हम लोग बहुपद का कई बार की नामकरण भी करते हैं। जैसे वह बहुपद जिसमें केवल एक ही चर राशि आई है उसको एक चर में बहुपद कहा जाएगा, और वह बहुपद है जिसमें 2 प्रकार की चर राशियां आई है उसको 2 चरों में बहुपद कहा जाएगा। जिसमें 3 प्रकार की सार्थक चर राशियां आई है उसको 3 चरों में बहुपद कहा जाएगा। जिसमें 4 प्रकार की सार्थक चर राशियां आई है उसको 4 चरों में बहुपद कहा जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? बहुपद के मानक रूप या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म को समझेंगे। जब हम लोग को तसल्ली हो जाए, जब हम पूरी तरह से कन्फर्म हो जाए कि कोई एक दिया गया व्यंजक बहुपद है, तो फिर अब हम लोग उस बहुपद का मानक रूप देखेंगे कि बहुपद का मानक रूप क्या है। तो किसी एक चर में बहुपद के पदों को जब उसके चर राशि के घात के घटते क्रम में हम लोग व्यवस्थित करते हैं या फिर सजाते हैं, तो हमें संबंधित बहुपद का मानक रूप प्राप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक बहुपद ले लेंगे जो कि एक चरों का बहुपद होगा, उसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार की चर राशियां प्रयुक्त नहीं होगी। जैसे हम एक संख्या, एक बहुपद ले लेंगे -3x⁴ प्लस 1/2x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 0.73। सबसे पहले तो कन्फर्म हो जाए कि यह व्यंजक बहुपद है कि नहीं है। तो ध्यान दोगे इसमें जितनी सारी चर राशियां हैं उसके घात को ध्यान देने से ही पता चल जाएगा ये चीज़। तो यहाँ x का पावर 4 वो एक पूर्ण संख्या है, यहाँ x का पावर 3 ये भी एक पूर्ण संख्या है, यहाँ x का पावर 2 ये भी पूर्ण संख्या है, यहाँ x का पावर 1 ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर नहीं आई है तो यहाँ पर भी हम लोग कह दिए कि एक ही प्रकार की चर राशि वाला बहुपद हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर x घात कुछ नहीं मतलब 0, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो यानी इस व्यंजक में आई हुई सारी चर राशियों के घात जब पूर्ण संख्या के रूप में आ गए तो फिर इस व्यंजक को हम लोग बहुपद कह सकते हैं। अब यह बहुपद कितने चरों का बहुपद है? तो शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, इसमें आई हुई सार्थक चर राशियां केवल x के रूप में है, तो इसको हम लोग एक चर में बहुपद कहेंगे। अब एक चर में इस बहुपद में कुल मिलाकर कितने पद हैं जरा उसको देख लेंगे। 1 2 3 4 5 पद हैं। अब 5 के पांचों पद में चर राशि के घात पर गौर करें। क्या चर राशि का घात घटते क्रम में है? तो यहां पर देख लेंगे चर राशि का घात है 4। दूसरे जो कह सकते हो बहुपद में देखिए चर राशि x का घात है 3, तो 4 से छोटी राशि होती है 3। फिर तीसरे पद में देखिए चर राशि x का घात है 2 जो कि 3 से छोटी होती है। उसके बाद देखिए चौथे पद में x का घात है 1 और पांचवें पद में क्या देख रहे हो x का घात है 0। तो यहाँ पर घात 4 3 2 1 0 की जो संख्याएं हैं या घात की जो घातों का क्रम है वो क्या है? अवरोही क्रम या घटते क्रम में है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो उस स्थिति में इस बहुपद को क्या बोलेंगे? ये बहुपद मानक रूप में लिखा हुआ बहुपद है।
ठीक है। फिर एक दूसरा उदाहरण ले लेंगे, 7x³ माइनस 3x² प्लस 9। इस बहुपद में देख लेंगे तो इस बहुपद में आई हुई केवल एकमात्र चर राशि x है और उसमें पदों की संख्या है कितनी, 3। तो उस स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे, x का जो घात देख रहे हैं 3, यहाँ x का घात 2 और यहाँ पर x का घात कुछ नहीं मतलब 0, तो ये घात किस क्रम में है, घटते क्रम में है। तो यदि ये घात घटते क्रम में आ जाए तो फिर इसको हम लोग बहुपद का क्या कहेंगे, मानक रूप कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। ये हो गया इसका दूसरा एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल। अब हम लोग इसके तीसरे एग्जाम्पल में आएंगे। अब कोई विद्यार्थी का देंगे 3 + 9x² प्लस 7x, ये भी बहुपद है। क्या इस बहुपद में आए हुए जितने सारे पद हैं उसमें चर राशि के घात घटते क्रम में है क्या? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पद है 3, उसमें चर राशि तो है ही नहीं, तो इसमें हम एक चर राशि x का पावर 0 डाल सकते हैं। अधिक से अधिक कितने नहीं कर सकते हो, तो उसमें x का घात 0 देख लीजिए, यहाँ x का घात 2 देखिए, यहाँ x का घात कुछ नहीं मतलब 1 देखिए। तो यहाँ चर राशि का जो घात है ये 0, 2 और 1 के रूप में है। तो यानी पदों का ये जो सीरियल है वो व्यवस्थित नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, घटते क्रम में नहीं है। तो अगर इनका हम लोग मानक रूप लिखेंगे, यानी यह जो है बहुपद मानक रूप में नहीं है, तो अगर हम लोग इस बहुपद का मानक रूप लिखना चाहेंगे तो इसका मानक रूप क्या होगा, तो इसका मानक रूप में होगा यहाँ पर आए हुए तीनों पदों को हम लोग ऐसे सजाएंगे या व्यवस्थित करेंगे कि चर राशि का जो घात है वो घटते क्रम में आ जाए। तो सर्वाधिक घात वाला बहुपद पद कौन सा है इसमें, दूसरा वाला पद, तो उसको चिन्ह सहित लिख लेंगे, यानी प्लस 9x², इसका सीरियल फर्स्ट में आएगा। सेकंड में हम किस पद को लिखेंगे, जिसका घात 1 है, यानी चर राशि x का घात 1 वाला जो है पद कौन सा है, प्लस 7x, तो यहाँ पर प्लस 7x का घात कुछ नहीं मतलब 1 है। और सबसे लास्ट में किसको लिखेंगे, फर्स्ट वाला जो पद है 3, यानी कोई चिन्ह में प्लस है तो प्लस 3 को लिख लेंगे। यहाँ पर x का घात क्या देख रहे हो, 0। तो यानी कहने का मतलब है इस बहुपद के पदों को जब हम लोग ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि चर राशि के घात घटते क्रम में नजर आए तो फिर ये बहुपद का मानक रूप हो जाए। इसमें केवल पदों का सीरियल बदला है, बाकी और कुछ नहीं बदला। ना तो पदों का गुणांक बदले हैं, ना उनका चिन्ह बदले हैं, ना संबंधित चर राशि के घात बदले हैं। सारे की सारी चीजें ज्यों का त्यों हैं, खाली पदों के क्रम बदल गए हैं, सीरियल बदल गए हैं। ठीक है, इससे बहुपद का मानक रूप हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे बहुपद का मानक रूप लिख लेने के बाद बहुपद के घात की बात करेंगे। तो बहुपद का घात क्या होगा, तो ख्याल रखोगे किसी भी बहुपद में चर राशि के सर्वाधिक घात को संबंधित बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया, 3-4 उदाहरण हमने जो ले लिया, 4 उदाहरण लिया या 3 उदाहरण लिया, तो ये तीनों ही उदाहरण में देखिए, फर्स्ट उदाहरण में क्या देखें, आई हुई एकमात्र चर राशि है x और x की सर्वाधिक घात कितनी है, तो x का सबसे बड़ा जो घात है वो है 4, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 4 घात वाले बहुपद कहेंगे, 4 घात वाले बहुपद कहेंगे। दूसरे प्रकार का जो बहुपद देख रहे हो उसमें आई हुई चर राशि है x और आई हुई चर राशि x का सर्वाधिक घात कितना है, तो x का सर्वाधिक जो घात देख रहे हो वो है 3 के रूप में है। यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 2 है, 0 है, तो उस स्थिति में यहाँ पर सर्वाधिक घात हो गया 3, तो इसको हम लोग 3 घात वाले बहुपद कहेंगे, या फिर कभी कभी इसको हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तीसरा नंबर के एग्जाम्पल में क्या देख रहे हो, आई हुई चर राशि का सर्वाधिक घात 2 है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको 2 घात वाले बहुपद कहेंगे या फिर द्विघातीय बहुपद कहेंगे। इसका नाम है द्विघातीय बहुपद। समझ पाए? अब देखोगे चौथा एग्जाम्पल यदि हम लोग ले लेंगे 9y, तो इसमें आई हुई सार्थक चर राशि y है और उसका घात है 1, सर्वाधिक घात यहाँ पर 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 घात वाले बहुपद, 1 घात वाले बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब कोई अचर राशि 5वें उदाहरण में ले लेंगे, जैसे -95 अचर राशि है, इसमें तो कोई चर राशि आई ही नहीं है, हम लोग इसमें मान के चले चर राशि m का पावर 0 लगा देंगे समझने के लिए, तो बहुपद हो जाएगा। लेकिन इस बहुपद में बताइए घात कितने हैं, तो चर राशि को अगर हम लोग सार्थक जैसा ही मान ले थोड़ा समय के लिए, हालांकि सार्थक हो नहीं पाएगा कभी भी, तो इसमें चर राशि m का घात कितना है, 0, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, 0 घात वाले बहुपद, 0 घात वाले बहुपद। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जितने सारे अचर बहुपद होते हैं वे सब के बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है, यानी वे 0 घातीय बहुपद कहलाते हैं। क्या समझे कि इसका मतलब ये हो गया जितने सारे अचर बहुपद होते हैं वो 0 घातीय बहुपद होते हैं। बाकी ये सब में देख रहे हो, तो ये बहुपद जिसमें 1 घात हो तो उसको हम लोग 1 घातीय बहुपद या कभी कभी उसको रेखिक बहुपद कहते हैं, क्योंकि उसका आलेख जो होता है वो एक सरल रेखा के रूप में खींचा जाता है।
2 घात वाले बहुपद को हम लोग द्विघातीय बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, 4 घातीय बहुपद को 4 घातीय बहुपद कहते हैं, 50 घात वाले बहुपद को हम लोग 50 घातीय बहुपद कहेंगे, 1000 घात वाले बहुपद को हम लोग 1000 घातीय बहुपद कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बहुपद का और एक वर्गीकरण पढ़े जो कि उसके घात पर आधारित था। तो घात के आधार पर क्या देखें, जितने सारे अचर बहुपद होंगे वो शून्य घातीय बहुपद होंगे, जितने सारे बहुपद की घात 1 होगी उसको एक घातीय बहुपद कहेंगे, जिसमें घात 2 हो द्विघातीय बहुपद, जिसमें 3 घात हो त्रिघातीय बहुपद और जिसमें 4 घात हो 4 घात वाला बहुपद। इस तरह से आगे का नामकरण कर लेंगे। उम्मीद करते हैं बीजगणित का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। आपकी सेवा में अगले रोज हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।